एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का स्कोप के बारे में कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि फिजिक्स क्या है। हम फिजिक्स को पढ़ते हैं लेकिन इसका स्कोप कहाँ तक है, अब हमें इस पर नज़र डाल लेनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि फिजिक्स क्या है, नेचुरल फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग है। हमें जितनी भी अपने आसपास की जितनी भी नेचुरल फिनोमिना हो रही है उन सभी नेचुरल फिनोमिना को हमें साइंटिफिकली देखना है। ऑब्जर्व मतलब एक ऐसी नॉलेज है फिजिक्स जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ठीक है। टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होते हैं फिजिक्स के अंदर। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, किन किन एरियाज में यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक गैलेक्सी को इमेजिन करो, आप कोई भी गैलेक्सी जैसे आपकी मिल्की वे गैलेक्सी होगी जिसके अंदर हम हैं, या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर एक रिलपूल गैलेक्सी, कोई भी गैलेक्सी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो उस गैलेक्सी की जो स्टार्स है जो उनको आपस में बांधे रखता है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है ना, अगर मैं कहूँ सेम फोर्स अर्थ पर लग रही है आपके ऊपर, ठीक है। तो जो उन स्टार्स को आपस में बाइंड करे रखता है वही फोर्स आपको अर्थ से बांधे रखता है। तो क्योंकि जो गैलेक्सी हमसे काफ़ी दूर है और जिसके बारे में हम चीज़ें कम जानते हैं, उसके अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व हो रही है और वही फोर्स क्या है, अर्थ पर इन्वॉल्व हो रही है, तो एक क्या हो रही है, चीज़ें रिलेट हो रही है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ थोड़ा कम है। अगर आप देखोगे सन के अंदर जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जो फोर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है वही फोर्स क्या हो रही है, मून और अर्थ सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही है। मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से, और अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर मतलब चल रहा है क्यों है, क्योंकि सेम फोर्स है। अब और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे आसपास की मॉडर्न डिवाइस है, जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हो गया, आपके MP3 प्लेयर्स हो गए, ठीक है, GPS सिस्टम हो गया। तो ये सभी जो डिवाइसेज है और भी नई टेक्नोलॉजी जैसे CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेडिकल फील्ड के अंदर भी, तो ये सभी जो डिवाइसेज है ये फिजिक्स के लॉज पर आधारित होती है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो केवल यही नहीं कि भाई ये फिजिक्स के प्रिंसिपल या फिर फिजिक्स के लॉ इस पर बेस्ड है या फिर फिजिक्स के लॉ ही नहीं यूज करते हैं। आप फिजिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच के इंटरेक्शन को फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो आप सोचिए जब आपको एक मोबाइल फ़ोन कंस्ट्रक्ट करना है, एक इंजीनियर को मोबाइल फ़ोन एक कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए उसे कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर को एक सर्किट डिजाइन करना है। तो वे सभी के हो गए फिजिक्स अप्लाई, वे फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करेंगे। फिजिक्स जो है वो बाकी जो भी अदर साइंसेज में भी बहुत सारे प्रोफेशन में का जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक पायलट है, वो अपने फ्लाइट को उड़ा रहा है, तो उसे पता होना चाहिए जो विंड फोर्स है उसको उसकी फ्लाइट के पाथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इसके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगी। इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फिजिशियंस हो गए। तो जितने भी अपने आसपास अब बहुत सारे फील्ड्स देखोगे, इन सभी में फिजिक्स का रोल है, मेन रोल है, एक बेसिक रोल है। एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि जो आप एक फोर्स लगाओगे, मसल्स को मूव कराओगे, तो मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। इनफैक्ट बायोलॉजिकल साइंस में भी इसका काफ़ी योगदान है। बायोलॉजिकल साइंस में अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, देखो दो लेवल पर हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मतलब बहुत छोटे स्केल पर, जिससे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एक उस स्केल पर, एक हमारी क्या होगी मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, जिस चीज़ों को हम अपने आसपास एक सिस्टम से देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, जो सेल की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिक्स सेल और सेल की प्रॉपर्टीज को जानने में हेल्प करती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो बॉडी में जो इन्वॉल्व होने वाली हीट होगी, पावर होगी, वर्क होगी, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है बॉडी, और जो उससे जुड़े हुए ऑर्गन है जैसे लीवर और किडनी, इन सभी चीज़ों में, ठीक है, ताकि एक डायग्नोसिस किया जा सकता है। इनफैक्ट जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है फिजिक्स का। जैसे कुछ डिवाइसेज हो गया, लाइक
आपके सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, सो वो ब्लड टेस्ट को लेकर बहुत सारी मशीन्स जो भी बनी हुई है, ठीक है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली बेस्ड है साइंस के ऊपर। तो केवल यहीं तक नहीं है, जो फिजिक्स की नॉलेज है वो बाकी साइंसेज के लिए भी बेस नॉलेज है। फिजिक्स की नॉलेज बाकी साइंस जो अदर ब्रांच है साइंस की उनको समझने के लिए ईजी करती है। अब देखो ये ईजी कैसे करती है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तो होता है हम एटॉमिक लेवल पर जो रिएक्शंस है, मैटर कैसे बिहेव कर रहा है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो फिजिक्स की ब्रांच है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ज़्यादा सूटेबल होती है और वो उन सब चीज़ों को बेसिक लेवल पर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो काफ़ी ओल्ड ब्रांच है साइंस की, तो उसमें क्या होता है, जो आपके मतलब स्टार्स वगैरह है, स्टार प्लैनेट्स और जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर घूम रही है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड होते हैं। अगर हमें कोई भी स्पेस मिशन करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिजिक्स के लॉ को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। इनफैक्ट बिना फिजिक्स के इंजीनियरिंग की कल्पना करना ही मुश्किल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पीस ऑफ पेपर और एक सेल जो बैटरी सेल है, इनमें क्या चीज़ कॉमन है, सो आप क्या होगे, दोनों अनरिलेटेड चीज़ है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो है एनर्जी। इनके दोनों के पास एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक फिजिक्स के ब्रॉड एप्लीकेबल लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हर मैटर के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या हो गया, अनरिलेटेड चीज़ें भी रिलेट हो जाती है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स कितनी फंडामेंटल है। ये नेचर के फिनोमेना की फंडामेंटल मैकेनिज्म को बताता है, और जब ये फंडामेंटल मैकेनिज्म को बताता है तो ये एकदम से सामने नहीं आई है, हमारी क्यूरियोसिटी नेचर को जानने के लिए पहले से ही रही है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, उन्हें ऑब्जर्व कर उनको एक लॉ बनाने की कोशिश करते थे, और इस अटेम्प्ट में धीरे धीरे क्या करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने टूल्स को विकसित किए। तो इसलिए तो कहते हैं कि कभी कभी जो साइंस है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, और कभी कभी टेक्नोलॉजी भी साइंस में एक रिसर्च, एक साइंस में न्यू नॉलेज को डेवलप कर सकती है। क्योंकि जैसे जैसे टूल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस बढ़ती है। सो कभी कभी टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करने में हेल्प भी करती है। तो आपको ये सब आइडिया होगा कि फिजिक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड वाई शुड यू स्टडी। तो आपको इसे ज़रूर स्टडी करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे आपके एकेडमिक्स होगी, चाहे आपकी स्कूल एजुकेशन होगी। सो फिजिक्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स ईजिली समझ नहीं आती है, तो उसका रीज़न है मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक मैथ की तरह नहीं है, लेकिन जो हमारी कुछ टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ में क्या डिफरेंस है, तो मैथ्स एक टूल है फिजिक्स के लिए, ठीक है। हम मैथ्स को एक टूल की तरह करते हैं। हालांकि कुछ अगर आप इंटरनेट से को एक्सप्लोर करोगे तो कुछ साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि मैथ्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, लेकिन इस पर सभी का एक मत नहीं। मैथ को कभी एक एज ए ब्रांच ऑफ साइंस कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो इस पर अभी एक ऑब्जेक्शन है। वैसे अगर मैथ्स को एक साइंस माने तो इसको फॉर्मल साइंस की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसको मैं भी इसको भी मैथ्स नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैथ्स मैथमेटिक्स का एक टूल है, इसको हम एज ए टूल की तरह यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर। हम फिजिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, एक सिस्टम लिखते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको एज ए टूल की तरह उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलता है हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसी वजह से फिजिक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती। जब भी आप कोई कुछ भी मैथमेटिकल एज ए टूल यूज कर रहे हो, मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा आपको उसको देखना चाहिए, आपको उसमें से फाइंड करना चाहिए कि नेचर के बारे में आपको क्या चीज़ें मिल रही है, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि नेचर के बारे में आप उससे क्या सीख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो। सिर्फ आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिल गया, आप कोई भी न्यूमेरिकल करो, सिर्फ आपको आंसर मिल गया, आंसर तक सीमित मत रखो। आंसर आने के बाद जो आप उसे ऑब्जर्व कराया आपने, उससे नेचर के बारे में क्या चीज़ें मिल रही है सीखने के लिए, उसको देखो, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करो। इससे फिजिक्स का पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा,
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लास 11th के लिए कितना मैथमेटिक्स चाहिए आपको, तो क्लास 11th में अगर आपको क्लास 11th 12th की फिजिक्स पढ़नी है तो इसके लिए 10th क्लास तक का जो मैथ्स है 9th एंड 10th का, ये मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है ना। इसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए आपकी। सो आप हाई स्कूल मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाई स्कूल मैथ्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखिए, और जो बच्चे 11th 12th में आ चुके हैं वो एक एटलीस्ट फॉर्मूले पर ध्यान रखिए। वे प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूले पर अप टू डेट रहिए, सभी फॉर्मूले पर जो 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या 10th तक के मैथमेटिक्स एनफ है? नहीं। 10th क्लास तक आपने मैथमेटिक्स में जो पढ़ा है वो फिजिक्स 11th 12th की फिजिक्स को समझने के लिए एनफ नहीं है। कुछ और टॉपिक है जैसे आपके हो गए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि क्या होता है इनका मीनिंग, लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे, इनका बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, सिर्फ आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है। एक होता है वेक्टर, लेकिन 11th क्लास में वेक्टर के एक अलग ही चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। वैसे 12th के मैथमेटिक्स में तो कुछ बच्चे बायो ले देते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए एडिशनल में, तो आपके लिए फिजिक्स थोड़ी इजी होगी। बट मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैथ नहीं है। मैथ का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट फिजिक्स मैथ्स नहीं है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको देखना है कि नेचर के अंदर आपको क्या चीज़, रिजल्ट क्या बताया नेचर के बारे में, इससे आप एंजॉय करोगे। And thanks for watching the video. If you like the video, please subscribe and share.